नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरेली पर पूजे गए कृषि औजार, युवाओं ने नारियल पर लगाए दांव। प्रभारी मंत्री ने कहा, विधानसभा में औंधे मुंह गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, पंजीयन से मिले 1900 करोड़। सीबीआई और ईडी को बैलों की तरफ हाँक रहे मोदी शाह, युवक कांग्रेस का अनूठा विरोध। आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर लहराएगा तिरंगा, डाकघर चलाएगा अभियान। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हरेली के त्योहार के साथ ही त्योहारों का क्रम शुरू हो जाता है और कृषि प्रधान प्रदेश होने के वजह से छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। बिलासपुर के शहरी गौठान मोपका में हरेली महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां नगर निगम के महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरुद्दीन, आयुक्त अजय त्रिपाठी समेत MIC मेंबर एवं महिला स्व सहायता समूह बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। इसके अलावा बिलासपुर पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में हरेली त्योहार के तारतम्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए और उन्होंने भवरा गेड़ी चलाकर खुशियां मनाई। त्योहारों का राजा हरेली त्यौहार जेन छत्तीसगढ़ में पहली त्यौहार के रूप में मनाए जाते। हमारे हरेली तिहार ल किसान मन खास तौर पर बहुत धूमधाम से मनाते। जैसे खेती किसानी, जोताई, रोपाई, बियासी हो जाते, ओकर बाद हमन जतका खेत में औजार उपयोग में लाथन खेती बाड़ी में, ओकर हमन पूजा पाठ करथन, अर्चना करथन और ऊपर से प्रार्थना करथन, हे भगवान कि हमारे छत्तीसगढ़ में यही तरह से खेती बाड़ी किसानी बहुत अच्छा होए, अच्छा वर्षा होए, ताकि हमार छत्तीसगढ़ के किसान अच्छा कमाई करें और महफूज रहें। आज छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार हरेली पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी गौरव को स्थापित करने के लिए जिस तरह के प्रयास किए हैं और सरकार की जिस तरह की मंशा है, उस अनुरूप हम सभी गोठानों में, गाँवों में तथा शहरों में भी इस त्यौहार को आज मनाए हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारे बिलासपुर नगर निगम में 4 गोठान हैं, चारों गोठानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत छत्तीसगढ़ी खेल, नारियल फेंक, वृक्षारोपण, गेड़ी चढ़ना, इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ कृषि यंत्रों की पूजा भी की गई, जो हमारे रापा, फावड़ा, हल हैं उन सब के। छत्तीसगढ़ में आज से पारंपरिक त्योहारों का शुरुआत हुई है। यहाँ से कार्यक्रमों का जो दौर रहता है वो शुरू होता है और पहले दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन जो किसान होते हैं वो अपनी फसल लगाकर अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो बिलासपुर में भी आज पुलिस विभाग ने हरेली का त्यौहार मनाया और देख सकते हैं किस तरह हल, गेड़ी और भौरे की पूजन हुई है, औजारों की पूजन की गई है। सारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार भौरा खेल कर और अलग अलग चीज़ों के हरेली जो है वो मनाया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक जो है रतन लाल डांगी सर भी यहाँ पहुँचे हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने भी भौरा चलाया और हल की पूजा की। उनसे जानेंगे कि किस तरह आज त्यौहार को वो मनाया जा रहा है। सर, किस तरह पूरे बिलासपुर में त्यौहार? देखिए, सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हरेली जो त्यौहार है उसकी सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और कहते हैं कि ये जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ के जो है पहला त्यौहार है, उसके बाद त्योहारों की शुरुआत होती है और ये प्रकृति से प्रेम से संबंधित त्यौहार है, एक किसानों का त्यौहार है और कह सकते हैं कि ये हमारे एक संस्कृति का हिस्सा है।
और सभी हमारे जो स्टाफ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, सभी लोग इस पारंपरिक त्यौहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम भी जो है इस त्यौहार के एक बारीकियों को सीख रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ की रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जो है वो पुलिस लाइन पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कार्यक्रम उसमें सम्मिलित हुए हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी है। हरेली के दिन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का खास महत्व होता है, खासकर चीला, फरहा, गुलगुला इस तरह के व्यंजन है जो छत्तीसगढ़ के भोजन में मुख्य रूप से अपनाए जाते हैं। और यहाँ पे गेड़ी जिस तरह लगे हुए हैं और पुलिस वाले भी बढ़ चढ़कर जो है वो भाग ले रहे हैं, बच्चे भी पहुँचे हुए हैं बड़ी संख्या में। और इससे पहले उन्होंने भौरा भी चलाया और गेड़ी भी चढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आईजी महोदय का कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार है, उनको जिंदा रखने के लिए काम किया जा रहा है। कैमरामैन राहुल परसन के साथ रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट, बिलासपुर। कांग्रेस के संगठन चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ने कांग्रेस भवन में बैठक लेकर ब्लॉक लेवल ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें बूथ लेवल कार्यकर्ताओं, ब्लॉक स्तरीय तथा जिला स्तर पर किस तरह पदाधिकारी चुने जाएंगे इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने यह भी कहा, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर बनाए जाने वाले संगठन के पदाधिकारियों के बीच अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक का भी चुनाव कराया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में ब्लॉक लेवल ऑफिसर तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस में परंपरा है कि ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव किया जाता है प्रत्येक 3 से 5 वर्षों में। तो इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमारे झारखंड से योगी जी आए हुए हैं और ब्लॉक के सभी सक्रिय साथी, जिस भी व्यक्ति का जो निष्ठावान कांग्रेसी साथी है उनका नाम लेंगे तो आने वाले समय में वरिष्ठ कांग्रेसियों से चर्चा के बाद उसका चयन किया जाएगा। ये परंपरा का निर्वाह केवल बिलासपुर ही नहीं पूरे देश में विधिवत किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव में है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अध्यक्ष भी है। यदि चुनाव नहीं है तो हमारा जो डेलीगेट है ना, ब्लॉक डेलीगेट है, बूथ डेलीगेट का चुनाव होगा प्रखंड से, प्रखंड को चुनेंगे वो, और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट जो बनेंगे वो जिला अध्यक्ष को चुनेंगे। ऐसे प्रक्रिया तो बन रही है ना, लेकिन भरसक प्रयास ये करेंगे कि हमारा जो है सर्वसम्मति से नहीं होगा तो हमारा चैनल बना हुआ है ना, सारा डेलीगेट जो बन रहे हैं बूथ लेवल में सदस्य बन रहे हैं वो सदस्य वोट करेंगे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस में जो भी चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय बॉडी ने कहा है कि ब्लॉक लेवल तक के चुनाव, देखिए डीआरओ साहब जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता है झारखंड के, उनको यहाँ डीआरओ बना के भेजा गया। वो पिछले 9-10 दिनों से लगातार हर ब्लॉकों का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे राय शुमारी कर रहे हैं। यही लोकतांत्रिक परंपरा है और जो नाम छटके आएंगे, और कुछ लोगों ने आवेदन भी किया है, उनके आवेदन भी स्वीकार किए गए हैं, बैठ के बातें होंगी। अगर चुनाव की प्रक्रिया होगी तो ठीक है, नहीं तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा और कंफर्ट बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 7 ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जा रही है। इसका लाभ यात्रियों को अगस्त के महीने में मिलेगा। अतिरिक्त कोच की सुविधा अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस, दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस अप और डाउन, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस अप और डाउन एवं दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस में दी जाएगी। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विधायक रोहिणी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया। रक्तदान शिविर में 80 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया था। जरूरत के समय किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। आयोजनकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार उनकी याद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर जो है ये मेरे दादाजी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक थे, पंडित रोहिणी कुमार वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि पर ये पिछले 12 वर्षों से हम आयोजन करते आ रहे हैं। और ये इस आयोजन में हमारे साथ जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो स्वेच्छा से आते हैं। कुछ हमारे परिवार के लोग होते हैं, कुछ हमारे कार्यरत कर्मचारी होते हैं और शहर से अन्य संस्थाओं से जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ आते हैं और वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे रक्तदान करते हैं। सुबह देखिए 10:30 बजे पूजा पाठ विधि विधान से शुरू हुआ है ये, उसके बाद से अभी तक हमने 40 यूनिट का रक्तदान कर दिया है
और अभी आने वाले समय में लगभग ये 5 से 6 बजे तक चलता है हर बार। तो हमारी आशा है कि ये करीब 80 यूनिट का हमारा आज का यहाँ पे कलेक्शन होना चाहिए, जो कि ब्लड बैंक में डोनेट हो जाएगा। और जितने लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है उनको ब्लड बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पे ना उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ले सकते हैं। वहाँ पे अपने अगर ज़रूरत पड़े या उनके किसी स्वजन को ज़रूरत पड़े तो उनके लिए वो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ब्लड ले सकते हैं। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, सत्ता के पक्ष को विधानसभा में घेरने की विपक्ष द्वारा जो कोशिशें की गई उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुई। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग को जनता के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक जनता की समस्याओं का एक निश्चित समय सीमा में निराकरण करेंगे। कोरोना के बावजूद हमने जमीनों की रजिस्ट्री से ही 1900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठोस जवाब दिए हैं और विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो एकदम ध्वनिमत से जो है ध्वस्त हुआ है और सरकार की तरफ से प्रॉपर हर चीज़ का जवाब दिया गया है और विपक्ष के दावों में उतना कोई दम नहीं था। रेवेन्यू के मामले में तो हर साल हमारी बढ़ोतरी हुई है। मेरे 2 विभाग हैं, रेवेन्यू और पंजीयन। पिछली बार जब हम मंत्री बने तो उस समय 1100 कुछ करोड़ रुपया पंजीयन विभाग की आवक थी। कोरोना काल के बाद भी हम लोगों की जो आवक बढ़ी, जबकि जनता को हमने फैसिलिटी भी दी, 30% जो हमने कम भी किया रेट जमीन का। उसके बाद आपका लगभग 1953 करोड़ रुपए के आसपास पिछले साल का हमारा ये मार्च तक का पंजीयन विभाग का था और रेवेन्यू विभाग की भी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गौमूत्र खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। अब शहरी गौठान मोपका से भी गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में शहरी गौठान मोपका में गौकास्ट, वर्मिंग खाद, कंपोस्ट खाद, फिनाइल समेत अन्य तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गैस प्लांट की भी शुरुआत कर दी गई है। इसी तरह अब गौठान में गौमूत्र की भी शुरुआत की जा रही है। महापौर रामशरण यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना से न केवल गौवंश का हित होगा बल्कि गरीबों और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। गौठान होकर सबसे अच्छा गौठान है। यहाँ गोपास्ट भी बनते, वर्मिंग खाद बनते, कंपोस्ट खाद बनते, फिनाइल बनते, गुनाइल बनते। अभी गैस प्लांट भी शुरू हो गए। गोबर गैस के प्लांट से अभी हमारे यहाँ चाय पिए हैं और लगातार यही तरह से हमारे गोठान प्रगति करत है। एक दिन में लगभग 10 से 12 कुंटल हमन गोबर खरीदी करत हैं। आने वाले समय में हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के आदरणीय भूपेश बघेल जी है गोमूत्र खरीदे पर घला निर्देशित करे है। तो हुला हमन खरीदबो और हमारे जतका स्व सहायता समूह के बहनी बन है हमन सब काम करत है। अब यहाँ कमजोर वर्ग के जतका हमारे महिला बहनी है तीन मतलब आर्थिक रूप से ये सब काम करेले फायदा हो। युवा कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। वह बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। बैलों को सीबीआई और ईडी का नाम दिया गया था, जिसकी लगाम प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का मुखौटा लगाए हुए मोदी और शाह के हाथों में थी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने का विरोध कर रहे थे। ये जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह के इशारे पर इस देश की ईडी सीबीआई काम कर रही है, हम इस माध्यम से विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और आगाह करना चाहते हैं मोदी सरकार को कि बंद करिए, शासकीय तंत्रों का दुरुपयोग बंद करिए। आप लोगों ने किसानों को छला है, युवाओं को छला है, महिलाओं को छला है, रोजगार के नाम से बेरोजगारी लेकर इस देश में आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आंखें खोलें और जिस तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग करके लोगों को डराया जा रहा है, वो सोचते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का सिपाही डर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद हुए लोग हैं और इस देश की आजादी के लिए अगर कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े हैं। तो मोदी और शाह ये मत भूले कि उनके लोग अंग्रेजों की दलाली और चाटुकारिता करते थे। आपकी ना ईडी से, ना सीबीआई से, ना आपकी पुलिस से, ना कांग्रेस डरने वाली है, ना कांग्रेस का एक भी सिपाही डरने वाला। कर्मचारियों अधिकारियों की फेडरेशन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही।
वे 29 जुलाई को 5वें दिन एक बड़ी रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। राजधानी रायपुर में 29 जुलाई को 80 संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसमें आंदोलन के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों ने दोपहर बाद 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। लंबी दिए और सातवें वेतन मांग के आधार पर इशारे के लिए हमारी जो लगातार जो ऋषिकाल आंदोलन है उसका चतुर्थ दिवस है। हम मानव श्रृंखला बनाकर संकल्प करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का जो आज आंदोलन का चौथा दिवस है और कल आंदोलन का 5वां दिवस होगा, ऐसे समय में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सकारात्मक रुख नहीं आने से पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों में उनके प्रति रोष आक्रोश व्याप्त है। कल हमारे जो आंदोलन है 2 बजे के बाद यहाँ से रैली निकलेगी। यहाँ से रैली जो है कलेक्टर जाएगी, माननीय भूपेश बघेल जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा कि अगर इतने तारीख तक अगर नहीं होती है प्रांतीय निकाय से जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है, यदि नहीं होती है आने वाले समय में भव्य अनिश्चितकालीन आंदोलन का हम आगाज करेंगे। 29 तारीख जो हमारा निश्चितकालीन आंदोलन था उसका कल महारैली निकलेगी। ब्लॉकों से भी लोग आएंगे, तहसीलों से भी आएंगे। महारैली के माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी तक 5 दिन में आप समझ जाइए और नहीं तो निश्चित मान के चलिए निश्चित के बाद अनिश्चित। फेडरेशन का अगला आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन ही हो। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को पुराना बस स्टैंड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में भाजपा की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने संयुक्त रूप से कांग्रेस सांसद का पुतला दहन कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कार्यक्रम जो अधीर रंजन जी ने चौधरी जी ने जो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेके उनको जो राष्ट्रपति कहा, जानबूझ के कहा, उसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जनजाति मोर्चा संयुक्त रूप से सोनिया गांधी और अधीर रंजन जी का पुतला दहन कर रही है और मांग कर रही है कि जो अधीर रंजन चौधरी ने कल कहा उसके लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि कांग्रेस शुरू से आदिवासियों के खिलाफ रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया गया है, तभी से कांग्रेस के लोग कुछ न कुछ उन पर टिप्पणियां करते रहते हैं। कोई कभी उनको कठपुतली बोलता है, कभी कोई बोलता है कि यह देश के लिए अमंगलकारी रहेगी, और लास्ट में कल उन्होंने अति कर दिया कि एक आदिवासी बेटी जो पहली बार राष्ट्रपति बनी उसके लिए बोलते हैं राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी। इस शब्द का उपयोग किया तो एक ये पूरे आदिवासी बेटी का अपमान है, पूरे देश की जनता का अपमान है, नारी जाति का अपमान है। उसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संसद से लेके सड़क तक आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के सांसद ने जो अपशब्द हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं उनको सरेआम एक अपशब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत निंदनीय है। और कल उन्होंने पत्रकार भाई ने भी उनको बोला कि आप इस प्रकार की राष्ट्रपति को नहीं बोल सकते, पर उनका बाइट आप देखिए कि उन्होंने बोले कि राष्ट्रपति और फिर पुनः उन्होंने बोल दिया कि राष्ट्रपत्नी। तो एक निर्वाचित संसदीय अपने नेता, कांग्रेस के नेता है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसका बहिष्कार करती है। केंद्र सरकार ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान हर घर में तिरंगा लहराने के लिए डाकघर को नोडल बनाया गया है, जहां से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक राष्ट्रीय झंडे की बिक्री की जाएगी। इस दौरान झांकियां तथा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्य डाकघर इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गया है। 15 अगस्त को सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज हमारे जितना भी पोस्ट ऑफिस है, मुख्य डाकघर, उप डाकघर एवं ग्रामीण डाकघर जिसको हम लोग शाखा डाकघर बोलते हैं, वहाँ भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके लिए सभी को हम लोग यहाँ से आवश्यक प्रशिक्षण दे रहे हैं।
हर घर तिरंगा और अभियान के तहत जो मंत्रालय से वीडियो आएगा उसको जो है हम लोग सार्वजनिक रूप से अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेंगे। आइए हम आपको बिलासपुर की ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पांडे। सार्थक संवाद मैं और मेरा बिलासपुर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव गौरव शुक्ला जी। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू। सीबीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, बेटे पीछे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? लगातार ये चीज सामने आ रही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर हम देखें क्रम अगर हम निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि बेटियां ज़रूर थोड़ी सी आगे हो जाती हैं बेटों से। इसके दो कारण हैं। पहला तो एक ये है कि उनमें लगन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां जो है वो थोड़ी सिंसियर होती हैं पढ़ाई में और वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो नॉर्मली वो घर में रहती हैं, घर में माता पिता के साथ उनका ज़्यादा समय व्यतीत होता है, तो उनमें वो मैच्योरिटी लड़कों से पहले बेटियों में आ जाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लड़कों ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सीबीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किया हुआ है। लेकिन थोड़ी सी वही बात है कि सिंसियरिटी बेटियों में ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिलासपुर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा शहर है, तो बिलासपुर को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मुझे लगता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शिक्षा हब ऑलरेडी बन चुका है। हम अगर बात करें कि हमारे यहाँ पर अगर देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, फार्मेसी कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आप देखें तो सारा कुछ है। इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी बेहतरीन कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिलासपुर में मौजूद है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था उस समय भी बिलासपुर जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और दूर दूर से बिलासपुर में लोग आते रहे हैं, चाहे यूपीएससी के हो या पीएससी परीक्षाओं के लिए। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि बिलासपुर तो विकसित है। जो थोड़ी बहुत जो कमियां हमारे बीच में जो रही होंगी या होंगी, वो मुझे लगता है कोरोना ने बहुत कुछ दूर किया है। हमें जो बाहर से एक्सपर्ट्स, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, और इसके लिए अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑनलाइन की बेहतर सुविधा अब हमारे बीच में है। कोरोना में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है पांडे जी की कोचिंग संस्थान और इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया है और ऑनलाइन की सुविधा उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत अच्छी कर ली है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम बाहर के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, न केवल भारत के बल्कि हमें फ़ॉरेन से भी लोग बड़े आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा जो है बिलासपुर शहर में इस क्षेत्र में शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। बाकी विकसित तो अभी भी है बिलासपुर। बेरोजगारी भी बढ़ रही है बिलासपुर में, और किन बड़े शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता है जिनके आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ें? शिक्षा संस्थान तो सभी हैं हमारे पास, सारे सेक्टर में जो है उनके कॉलेजेस और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छे टीचर भी मौजूद हैं। मुझे लगता है रोज़गार के लिए हमें उद्योगों को लाने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा उद्योग हमारे पास होंगे तो रोज़गार की जो है कमी वो यहाँ पे दूर होगी। जितने ज़्यादा रोज़गार आएंगे, उद्योग जितने ज़्यादा आएंगे, उतना ज़्यादा रोज़गार हमें मिलेगा। और मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान को बड़े शहरों में जहाँ पे उद्योग हैं उनसे लगातार संपर्क करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के कामों में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को यहाँ पे बुलाना चाहिए, तभी जो है रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको उद्योग लगाने होंगे,
दूसरा, आपको बाकी जो अदर स्टेट में मेट्रो सिटीज़ में जो उद्योग हैं उनसे कांटेक्ट करके प्लेसमेंट्स कैंप लगाने चाहिए। जैसे कि अभी हमने डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय में एक बड़ा मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया था पिछले महीने, जिसमें 20 से 25 कंपनियां एक ही दिन में आई थी और 300 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ऑफ़र लेटर इशू किया था उन कंपनियों ने। तो मुझे लगता है इस तरीके के कार्य अगर बाकी संस्थान भी करेंगे तो हमारे जो युवाओं को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको रोज़गार के अवसर ज़रूर मिलेंगे। कौशल शिक्षा की बातें हो रही हैं, कौशल शिक्षा कितनी कारगर है, क्या होना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है? कौशल शिक्षा आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने कोरोना काल में देखा भी कि जिनके पास कोई ना कोई स्किल थी वो बहुत आसानी से सरवाइव कर गए, लेकिन जिनके पास कोई स्किल नहीं थी उनके जॉब्स चले गए। तो कौशल शिक्षा हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर की हम बात करें, केवल मेडिकल सेक्टर ही नहीं, आप किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखें कि वहाँ पे बहुत आवश्यक है कि आपके पास एक कोई ना कोई जो है स्किल का सर्टिफिकेट आपके पास हो, आप उसमें एक्सपर्ट हों। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं इसमें चल रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में कौशल शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। NSDC बहुत सारे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कौशल शिक्षा प्रदान कर रही है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारा ग्रुप जो है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा पार्टनर है NSDC का कौशल के लिए, और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है हमारे ग्रुप ने लगाया हुआ है। तो हम ऑलरेडी जो हैं बच्चों को कौशल शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी कौशल जो हैं वो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। एक बात देखने में आ रही है कि बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं और वहीं पुणे, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के होकर रह जाते हैं, यहाँ बुजुर्ग माता पिता रह जाते हैं। क्या कोई ऐसी योजना नहीं बननी चाहिए कि यहाँ उनके लायक उद्योग धंधे हो, वो रोजगार के लिए बाहर ना जाके यहाँ उनको रोजगार मिल जाए और अपने परिवार के साथ रहें? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमें ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में उद्योगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। आज देखें, हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं हैं। IT के फील्ड में सॉफ्टवेयर कंपनियां हमारे बीच में नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हमारे पास कंपनियां नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम जाएं या ऑटोमोबाइल में जाएं तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर के, गवर्नमेंट को मिलकर के एक जो है उद्योग जो है यहाँ पे उद्योगों को बुलाने के लिए कार्य करना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि यहाँ के बच्चे यहीं रुकेंगे, उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी और आप देखेंगे कि फिर अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पे जैसे मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं यहाँ के बच्चे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा है। और एक बार जब आप अच्छी जगह पे चले जाते हैं तो आप वापस आ नहीं सकते, आएंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे। तो ये बातें होती हैं। तो मुझे लगता है उद्योग जितने ज़्यादा स्थापित किए जाएंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और लोगों का पलायन भी रुकेगा। सी वी रमन यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि युवा वहाँ शिक्षा लेने के लिए प्रेरित हो, क्या ऐसी है बात है? देखिए, हम 2006 में डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लगभग 8 फैकल्टी के साथ 100 से अधिक कोर्सेस डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लैब्स जो हैं, मुझे लगता है टॉप संस्थानों के जितनी अच्छी लैब हमारे पास है, चाहे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या फिर हम फार्मेसी की बात करें, तो सभी सेक्टर्स में जो 8 फैकल्टी हमारे पास है उसमें हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी कोरोना काल में भी हमने विदिन 7 डेज़ हमने अपने आप को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर लिया था और वो सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग आज कर रहे हैं। साथ में विश्वविद्यालय जो है बहुत से अवसर प्रदान करता है, न केवल पढ़ाई में बल्कि कल्चरल में भी। हम लोग जो हैं AIU के मेंबर हैं और हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ बहुत सारे मेडल्स जीतते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी अभी हमने बड़ी अचीवमेंट जो है वो अचीव की है कि खेलो इंडिया खेलों में हमारी कबड्डी की टीम ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता
और टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जो है सीवी रमन की कबड्डी की टीम पहुंची, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेनिंग्स की सुविधा है, शिक्षक बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस शिक्षक हैं। और इसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय में रेडियो रमन की भी स्थापना की गई है 90.4, जहाँ पे बच्चे अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं। अगर उनमें कल्चरल की उनमें खूबी है तो वो रिकॉर्डिंग कर लें। अपने स्टडी मटेरियल को भी वो वहाँ पे रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने लेक्चर। तो एक नया डायमेंशन जो है बच्चों को प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्किल के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय में की गई है, सूर्य मित्र लैब हम लोगों ने स्थापित किया है। इंजीनियरिंग की बहुत शानदार लैब विश्वविद्यालय में मौजूद है। तो मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विश्वविद्यालय डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय एकदम परफेक्ट जगह है बच्चों के लिए। तो ये रही हमारी चर्चा सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव गौरव शुक्ला जी से। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। ग्रैंड विजन ग्रैंड न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये थी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और एक नजर हेडलाइंस की ओर। हरेली पर पूजे गए कृषि औजार, युवाओं ने नारियल पर लगाए दांव। प्रभारी मंत्री ने कहा, विधानसभा में औंधे मुंह गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, पंजीयन से मिले 1900 करोड़। सीबीआई और ईडी को बैलों की तरफ हाँक रहे मोदी शाह, युवक कांग्रेस का अनूठा विरोध। आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर लहराएगा तिरंगा, डाकघर चलाएगा अभियान।